my beautiful students and my people of Allama Iqbal Open University. Today I'm going to upload assignment number 2 for the topic Health and Nutrition. कोर्स कोड इज़ 0485. इट इज़ अ कोर्स ऑफ BA. मेरी लास्ट चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो हिस्सा बे पेपर 2 असाइनमेंट नंबर 2 के था. अब ये हिस्सा जीम के तकरीबन 7 सवालात होते हैं. हर सवाल के 10 नंबर होते हैं. तो आज शुरू करते हैं हिस्सा जीम से. हिस्सा जीम में सवाल नंबर 1 है, ईस्ट की इकसाम और इसके माशी फ़वाइद तहरीर करें. इसका जवाब है ईस्ट, YEAST इंग्लिश में लिखा हुआ है. ईस्ट एक यक खलियाती का मतलब है यूनिसेलुलर, ठीक है. यक खलियाती जानदार है जिसकी गुज़र औकात शक्कर वाली अशिया पर होती है जिनमें नाइट्रोजन और सल्फ़र की कलील मिकदार पाई जाती है. मसलन खजूर, अंगूर और गन्ने की बैरूनी सतह, फलों के रस में भी ये पाए जाते हैं. जानवरों के फुजले और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पाए जाते हैं. जिस्मानी साख्त यानी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है. इनमें माइसीलियम शाखों की तरह नहीं होता बल्कि अलहदा सेल मौजूद होता है. ये सेल गोल, लंबूतरे, मुस्ततील नुमा या बेज़वी शक्ल के होते हैं. इनकी जिसामत 1 मिलीमीटर या इसके 100 गुना छोटी हो सकती है. इनकी बाकायदा सेल वॉल होती है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. सेल के दरमियान में मरकज़ यानी न्यूक्लियस पाया जाता है. यहाँ देखें, इस सेल के आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं. पिक्चर डिपिक्शन है, आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल वॉल है. उसके बाद इसमें सेंटर में गोल्जी अपरेटस, ये सारे अंदर जो चीज़ें भरी होती हैं वो साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और वैक्यूल है और लिक्विड ग्रैनुल. आप चाहें तो इस तरह के पिक्चर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं. इससे मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं. अच्छा जी, उसके बाद है ईस्ट की ग़िज़ा, यानी ये क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं. दूसरे फंजाई की मानंद इनमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. ये अमूमन सेप्रोफिटिक होते हैं. सेप्रोफिटिक उन्हें कहते हैं जो दूसरे जानदार पर गुजारा करते हैं, उनकी नशोनुमा ले लेते हैं. ऐसे शक्कर वाले मादों में रहते हैं जिनमें नाइट्रोजन और सल्फ़र की कलील मिकदार मौजूद हो. ईस्ट 2 किस्म के खामरे बनाता है जो ज़ाइल कर देते हैं. ये खामरे इन्वर्टेज़ और ज़ाइमेज़ कहलाते हैं जिनसे शक्कर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, यानी ये शक्कर चेंजेबल होती है. अफजाइश नस्ल, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें कौन कौन से होते हैं. इसकी अफजाइश नस्ल 2 तरीक़ों से होती है. नंबर 1 गैर जिनसी यानी एसेक्सुअल, और नंबर 2 जिनसी सेक्सुअल. अगर आप एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल मज़ीद जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है. गैर जिनसी तरीक़ों में मंदरजा झेल तरीके शामिल हैं. नंबर 1 है बडिंग और नंबर 2 है फिशन. बडिंग, जब खुराक बकसरत दस्तयाब हो तो बडिंग के ज़रिए अफजाइश नस्ल का अमल मुकम्मल होता है. मादर खलिया यानी मदर सेल एक शाखसाना यानी एक आउट ग्रोथ बनाता है जो आहिस्ता आहिस्ता जिसामत के बराबर हो जाता है. दोनों खलियात का मुल्हिका हिस्सा छोटी सी गर्दन नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है यहाँ तक कि ये जुदा हो जाते हैं और 2 खलिए बन जाते हैं. इसके बाद है फिशन. मादा खलिया का मरकज़ों में तकसीम हो जाता है. मादा खलिया के दरमियान एक दीवार इस अंदाज में बन जाती है कि हर तकसीम शुदा मरकज़ा एक एक हिस्से में मुंतकिल हो जाता है. निस खलिए के मादे का भी आधा आधा हिस्सा मुंतकिल हो जाता है. इस तरह से मादा खलिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है. हर हिस्से में एक मरकज़ा यानी न्यूक्लियस पाया जाता है. अगर आप देखें तो यहाँ पिक्चर डिपिक्शन में आपको बता दूँ बडिंग और फिशन की. आप यहाँ देखें, ये बडिंग है, इसमें एक ही सेल होता है जो कि इलेबरेट हो जाता है, यानी कि उसी में ये ग्रोथ आउट ग्रोथ होती है. ये सेल है, उसमें आउट ग्रोथ हो रही है और आउट ग्रोथ के बाद यही चीज़ बढ़ती चली जाती है. सेंटर में अगर आप न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस भी 2 हिस्सों में खिंचता चला जाता है. यहाँ से न्यूक्लियस डिवीज़न या न्यूक्लियर डिवीज़न होती है और उसके बाद ये 2 मुख्तलिफ इंडिविजुअल सेल्स में तब्दील हो जाता है. ये प्रोसेस जो है वो बडिंग कहलाता है. आप बडिंग की रिप्रेजेंटेशन इस तरह दे सकते हैं. इसके बाद ये है फिशन. ठीक है, फिशन में आपके पास क्या होता है कि एक सेल जो है
वो लंबा होता चला जाता है। इस तरह डेवलपिंग बर्ड बनता है, यानी कि एक उसकी और गोलाई ऊपर से आ जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिंचता चला जाता है। और न्यू बर्ड यानी 2 में इसी तरह चेन ऑफ बर्ड्स बनती है, यानी हर चेन ऑफ बर्ड्स बनता चला जाता है और हर चेन जो है वो अलग 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 इस तरह सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं फिजन, ठीक है, या चेन्स बन जाती हैं इसमें। इसके बाद आपके पास दूसरा तरीका जो अफजाइश नस्ल का है वो है जिनसी तरीके से अफजाइश नस्ल। ग़िज़ा और पानी की कमी वाक़ई हो जाए तो अफजाइश नस्ल का ये तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। 2 जिस्मानी खलियों के मिलने से ज़ाइगोट बनता है, जिसमें 4 या 8 मुख्तलिफ अशकाल के स्पोर्स बन जाते हैं। ईस्ट में ज़ाइगोट एक थैली की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, जिसे एस्कस कहते हैं। ये एस्कस 4 या 8 स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स जब हवा में बिखरते हैं तो बडिंग और फिजन के तरीके से तकसीम हो जाते हैं। इसके बाद जिस्मानी खलियाँ बना लेते हैं। ईस्ट की इकसाम, अमूमन ईस्ट की 3 इकसाम होती हैं जो कि मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल या सच्ची या ट्रू ईस्ट जिसे कहते हैं। ये बेकरी की सनत में इस्तेमाल होती है, जिसमें बेक्स यानी बेक आइटम्स इस्तेमाल होती हैं। पकाने वाली अशिया में ख़मीर उठाया जाता है, इसलिए इसका नाम इंडस्ट्रियल ईस्ट रखा गया है। इसकी कुछ इकसाम अल्कोहल बनाने वाली सिफत में भी इस्तेमाल की सनत में भी इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 2 है जंगली ईस्ट या वाइल्ड ईस्ट जिसे आप कहेंगे। ये अंगूर और दूसरे ताज़ा फलों के ऊपर पाई जाती है। ज़माने कदीम में इस ईस्ट को मगरबी ममालिक में शराब कशीद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि इसे अंगूर की बेलों वाली जगह से इकट्ठा किया जाता है, इसलिए जंगली ईस्ट कहलाती हैं। नंबर 3 नकली ईस्ट, ऐसी ईस्ट जो खाने पीने वाली अशिया में बिला ज़रूरत ख़मीर उठा देती है नकली ईस्ट कहलाती है, जिससे खाना बदबूदार और बदमज़ा हो जाता है। ये अमूमन लकड़ी के गूदे और बरादे में नशोनुमा पाती हैं। माशी अहमियत यानी इकनॉमिकल इम्पोर्टेंस, फ़वाइद और नुकसानात। बेकरी और अल्कोहल बनाने वाली सनतों में बकसरत ईस्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे ख़मीर उठाया जाता है। ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनती है। शराब बनाने वाली सनतों में अल्कोहल काम में लाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और बेकरी की सनत में काम आती है। हर ईस्ट की मुख्तलिफ खुशबू बनाने की सलाहियत शराब की इकसाम में इस्तेमाल की जाती है। ईस्ट फलदार दरख्तों और पौधों में बीमारियां भी पैदा करती हैं। नीज़ इससे इंसान जल्दी और आसाबी अमराज में भी मुब्तला हो सकता है। सवाल नंबर 2, सैल्मोनेला के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी सैल्मोनेलोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब है सैल्मोनेलोसिस। इन बैसिलाई की इकसाम जानवरों, परिंदों और इंसानों में बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इन खुद नामियों को मर्ज़ का बाइस बनने की वजह से 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। पहला ग्रोह बुनियादी तौर पर इंसान को बीमारी लगाने वाली खुद नामी है, यानी सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, सैल्मोनेला पैराटाइफी बी और सैल्मोनेला पैराटाइफी सी है। ये इंसान में बीमारियां पैदा करती हैं। दूसरा ग्रोह, ये ग्रोह बुनियादी तौर पर जानवरों परिंदों में बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं, लेकिन इनसे इंसान को भी बीमारी लाहक हो सकती हैं। इसकी टाइप्स कौन सी हैं? सैल्मोनेला कैलेरा स्विस और सैल्मोनेला टाइफीमुरम या मुरियम भी जिसे आप कह सकते हैं। तीसरा ग्रोह भी जानवरों और परिंदों में बीमारी पैदा करने का सबब है, मगर इंसान को बिल्कुल बीमारी में मुब्तला नहीं कर सकता। मसलन सैल्मोनेला गैलिनरम और सैल्मोनेला फ्लोरम। ये जरासीम 60 डिग्री सेंटीग्रेड या दर्जा हरारत पर 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। अलबत्ता कुदरती तबई हालात में काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। मुंजमद हालात में ये जरासीम 1 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। अलबत्ता कुएं के पानी में 7 से 10 रोज़ तक ज़िंदा रहते हैं। फुजले के साथ मिली हुई हालात में बैक्टीरिया 3 माह तक ज़िंदा रह सकता है। मर्ज़ की क्या क्या अलामात हैं?
ये जरासीम इंसानों और जानवरों में बीमारी का सबब बन सकते हैं। जरासीम आलूद खाने के 12 तक 24 घंटे के दौरान इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जी मतलाने के साथ कै आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पेट में दर्द, असाब शिकनी, असहाल और हल्का बुखार भी हो जाता है। पानी की तरह पखाना और बदबूदार होता है जिसकी रंगत सब्ज होती है। बाज़ औक़ात इसमें खून की आमेज़श भी होती है। मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। इस बीमारी की वजह से शरह अमवात तकरीबन 2% होती है। 1 साल तक के बच्चे इस मर्ज़ का फौरी शिकार हो जाते हैं, जबकि बालिग इंसान पर खुद नामिया जल्दी असर नहीं करता। ये मर्ज़ आमतौर पर 2 या 3 दिन तक रहता है, लेकिन अक्सर अलामात हफ्तों बल्कि महीनों तक बरकरार रहती हैं। शदीद मर्ज़ होने की सूरत में इंसानी फुज़ले के साथ इस मर्ज़ के खुद नामियों की खासी तादाद का इखराज होता है, जिसमें तंदुरुस्त होने के साथ साथ कमी वाक़ई होती रहती है। इस मर्ज़ के शिकार तकरीबन 5% लोग ऐसे होते हैं जो वक्फे से ये खुद नामिये अपने फुज़ले के साथ खारिज करते रहते हैं, जिन्हें हामिल यानी कैरियर्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी उनके फुज़ले में जरासीमों का इखराज होता रहता है। इस तरह के अफराद ये बीमारी फैलाने में ख़ास मुआविन साबित होते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो किसी ऐसी जगह काम कर रहे हों जहाँ इंसानी खुराक बनती या डिब्बों में बंद की जाती है। मर्ज़ फैलने के ज़राए। बुनियादी तौर पर यह मर्ज़ बकरे और मुर्गी के गोश्त के ज़रिए फैलता है। एक अंदाजे के मुताबिक 35% मुर्गियों के गोश्त में ये खुदनामे मौजूद होते हैं। अक्सर औक़ात गोश्त की खासी मिक़दार पकाकर काफ़ी अरसे तक रखने के लिए फ्रिज में मुंजमद कर ली जाती है और खाने के लिए दोबारा गर्म करते वक्त उसे इतना गर्म नहीं किया जाता जिससे ये खुदनामे मर सकें। गोश्त वाले मवेशी जिनको मिज़बाह खानों में ज़िबा किया जाता है, इस खुदनामे से लबरेज हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे जानवरों की तादाद 5% तक है। मिज़बाह खाने में जहाँ सफाई का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता, वहीं गोश्त के ज़रिए इस मर्ज़ के फैलने के रोशन इम्कानात मौजूद होते हैं। बरामद किए हुए इन मर्ज़ आवर खुदनामियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बाज़ औक़ात अंडे और उनसे बनने वाली अशिया इंसानों में ये मर्ज़ फैलाने का सबब बन सकती हैं। दूध और इससे तैयार हुई अशिया से भी इंसान इस आज़ में मुब्तला हो सकते हैं। पालतू जानवरों और मुर्गियों की खुराक में अक्सर औक़ात बीमार जानवरों का गोश्त भी शामिल कर दिया जाता है। नतीजतन ये मर्ज़ घरों में रखे हुए जानवरों और बिलाखिर इंसानों तक मुंतकिल हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब इसमें 9 प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर हैं। नंबर 1, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जानवरों की खुराक जरासीम आलूदा ना हो। नंबर 2, मुर्गी खानों से बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों का सफाया कर दें। नंबर 3, मिज़बाह खानों में सफाई का खातिर ख्वाह इंतज़ाम करें। नंबर 4, कुछ इक़साम की खुराक से बावर्ची खानों और फैक्ट्रियों को जरासीम आलूद होने से बचाएं। नंबर 5, दोबारा इस्तेमाल करते वक्त खाने को अच्छी तरह से गर्म करें और अगर उसे कुछ अर्सा रखना हो तो फ़ौरन ठंडा करके रख दें। नंबर 6, पकी हुई अशिया को आम दर्जा हरारत पर रखने से इज्तनाब करें और अगर मुमकिन हो तो ऐसी चीज़ों को फ्रिज में रखें। नंबर 7, यकीन कर लें कि खुराक तैयार करने वाली जगहों पर इन खुदनामियों के हामिल जरासीम तो नहीं पाए जाते। नंबर 8, खाना तैयार करने वाली फैक्ट्रियों के अंदर और बाहर चूहों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के गुज़र के तमाम रास्ते बंद कर दें। नंबर 9, पके हुए खाने की अच्छी तरह से निगरानी करें ताकि किसी भी तरीके से इनमें खुदनामी दाखिल ना हो सकें। आप चाहें तो साल्मोनेला टाइफी का एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। ये देखें, साल्मोनेला टाइफी का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये सेल फ्लैजिला है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, सेंटर में सारा साइटोप्लाज्म है और इसमें न्यूक्लियस भी बताया गया है। आप चाहें तो इस तरह प्रेजेंटेशन दे सकते हैं साल्मोनेला की, तो आपके जवाब में 4 चांद लग जाएंगे।
यहाँ तक आज 2 सवालात मैंने अपलोड किए हैं हिस्सा जीम के। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में सवाल नंबर 3 और 4 मैं अपलोड करूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मुझे आपकी कमेंट्स का और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।